इधर जंगल के बीच युवराज और सुहानी एक दूसरे को देख रहे थे। युवराज शॉक्ड था। वो ये तो जानता था कि सुहानी के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सुहानी अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस कर देगी। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस सुहानी को एकटक देख रहा था। तभी सुहानी की पलकें भारी होने लगती हैं और अगले ही पल उसे चक्कर आ जाता है। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन युवराज उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। सुहानी को बेहोश होते देख युवराज घबरा जाता है और उसे संभाल कर पकड़ लेता है। युवराज को सुहानी के कंधे पर कुछ नमी का एहसास होता है। वो फौरन अपने हाथ की उस नमी को देखता है। वो नमी खून की थी। भेड़िए के हमले से सुहानी को चोट लगी थी। खून देखकर युवराज परेशान हो जाता है। वो सुहानी को अपनी गोद में उठाता है और तेजी से गांव की तरफ चलने लगता है। वो जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद युवराज को कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि गांव के लोग युवराज और सुहानी को ढूंढते हुए जंगल में आ गए थे। युवराज उनके पास पहुंचता है। वो देखता है कि बाबा भी गांव वालों के साथ ही आए थे। उनकी नजर युवराज की बाहों में बेहोश सुहानी पर जाती है। वो घबराते हुए कहते हैं, बेटा क्या हुआ सुहानी को? बाबा के साथ वहां आया एक और आदमी कहता है, क्या इस पर भेड़िए ने हमला किया? बाबा बौखलाहट के साथ कहते हैं, क्या भेड़िए ने हमला किया? क्या सुहानी को बहुत चोट आई है? युवराज भी परेशान था, लेकिन वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, नहीं, इसे बस थोड़ी सी चोट लगी है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर बाबा और गांव वाले कुछ रिलैक्स होते हैं। बाबा अपने आसपास देखते हुए कहते हैं, जल्दी चलो यहाँ से, इस जंगल में आदमखोर भेड़िए हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। युवराज धीमी आवाज में कहता है, अब वो नहीं आएंगे। बाबा को ये बात समझ नहीं आई थी। वो युवराज से कहते हैं, तुमने कुछ कहा? युवराज जवाब देता है, नहीं। बाबा युवराज को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। युवराज बाकी के गांव वालों के साथ वापस गांव की तरफ बढ़ जाता है। रात हो गई थी। युवराज सुहानी को लेकर बाबा के घर आ गया था। गांव के वैद्य ने सुहानी का इलाज किया था, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। युवराज काफी देर तक सुहानी के पास बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब सुहानी को होश नहीं आया तो युवराज कमरे से बाहर चला गया था। कुछ देर बाद सुहानी के शरीर में हलचल होने लगती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, युवराज सर। बाबा की पत्नी, जिसे सुहानी अम्मा कहती थी, वो सुहानी के पास ही बैठी थी। वो सुहानी के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अब कैसी हो बेटा? सुहानी अपने पास बैठी अम्मा को देखती है और धीमी आवाज में जवाब देती है, ठीक हूँ। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज भी कमरे के अंदर आ जाता है। सुहानी को सही सलामत देखकर वो कुछ रिलैक्स होता है। वो सुहानी के पास जाकर कहता है, अब तुम कैसी हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? युवराज के चेहरे पर सुहानी के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। सुहानी युवराज की बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस उसे एकटक देखती रहती है। युवराज ये बात नोटिस कर लेता है। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। युवराज को सुहानी की फिक्र तो थी, लेकिन वो उसकी लापरवाही से नाराज भी था। वो सुहानी को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? रात को अकेले जंगल में क्या करने गई थी?
क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जंगल में जंगली जानवर होते हैं जो तुम्हें मार सकते हैं? युवराज को गुस्से में देखकर सुहानी डर जाती है। उसे पता था कि इस बार गलती उसकी ही थी। सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए युवराज की डांट सुन रही थी। अपने बचाव में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। युवराज आगे कहता है, अगर आज मुझे वहां पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो वो भेड़िए। ये कहते कहते युवराज रुक जाता है। आगे की लाइन कहना तो दूर, उसके बारे में सोचकर ही उसे डर लग रहा था। अम्मा की नजर भी युवराज पर ही थी। वो युवराज को इस तरह सुहानी पर गुस्सा करते देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अम्मा युवराज की डांट में भी उसकी फिक्र साफ साफ देख सकती थी। वो युवराज को समझाते हुए कहती हैं, बेटा, आज के लिए तुमने इसे बहुत डांट लिया। अब चलो खाना खा लो, बहुत रात हो गई है। युवराज आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन सुहानी उसकी आंखों में अभी भी अपने लिए नाराजगी देख पा रही थी। रात के खाने के बाद युवराज कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाता है। रात के वक्त युवराज नदी के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। वो एक टक नदी के बहते पानी को देख रहा था। आज उसके मन में हजार ख्याल आ रहे थे। युवराज इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अब वो भी सुहानी के लिए बहुत कुछ महसूस करने लगा था, लेकिन ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। यही सब सोचते हुए काफी रात हो जाती है और युवराज बाबा के घर वापस आ जाता है। कमरे के अंदर जाने पर वो देखता है कि सुहानी गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही युवराज की नजर सुहानी पर जाती है, वो बस उसे देखता रह जाता है। सोते वक्त सुहानी किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। वो उस खाट पर सिमट कर सोई थी। ठंड की वजह से उसका शरीर कांप रहा था। युवराज सुहानी के पास जाता है और कंबल से उसे कवर कर देता है। युवराज के कंबल उड़ाने के बाद सुहानी कांपना बंद कर देती है और उस कंबल को अपनी मुट्ठी में पकड़कर सो जाती है। ठंड की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी। युवराज सुहानी के चेहरे को देखता रहता है और उसकी खाट के पास ही जमीन पर बैठ जाता है। खाट की ऊंचाई कम थी, जिस वजह से युवराज जमीन पर बैठकर भी सुहानी के चेहरे को आराम से देख पा रहा था। वो पहले से ही जानता था कि सुहानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन प्यार, इसके बारे में युवराज ने नहीं सोचा था। सुहानी को देखते हुए ही युवराज खाट पर सर रखकर सो जाता है। रात के 3 बजे थे। हिमाचल की पहाड़ी पर उस अंधेरी रात में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत डरावना दिख रहा था। युवराज कॉलेज के पीछे उसी बरगद के पेड़ के पास उसे देख ही रहा था। वहां युवराज के अलावा और कोई भी नहीं था। युवराज अपने आसपास देखते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर युवराज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो परेशान होकर अपने आसपास देखते हुए कहता है, सुहानी। वो आवाज सुहानी की थी। युवराज की नजर उस पेड़ की एक मोटी सी डाल पर जाती है। उस पेड़ पर एक लड़की चल रही थी। वो लड़की और कोई नहीं, सुहानी थी। सुहानी को देखकर युवराज उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से पैरों को हिला भी नहीं पाता। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी नजर सुहानी की गर्दन पर जाती है, जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। सुहानी के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो बिना अपनी पलकें झपकाए आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो उस डाल की छोर पर पहुंच जाती है। युवराज उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था।
उसी समय वहां वो साया आ जाता है और सुहानी उस डाल से कूदकर फंदे से लटक जाती है। ये देखते ही युवराज की आंखें खुल जाती हैं और वो बौखलाहट के साथ इधर उधर देखता है। वो पूरी तरह पसीने से भीग गया था। डर और घबराहट से उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सुहानी को खोने का एहसास भी अब उसे मौत से बदतर लग रहा था। युवराज देखता है कि सुहानी अभी भी आराम से गहरी नींद में सो रही थी। वो खुद को शांत करते हुए कहता है, फिर से वही सपना, फिर से वही सपना। युवराज इस सपने का मतलब अच्छे से जानता था। उसके दिमाग में सृष्टि के साथ हुआ एक एक इंसिडेंट किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसे डर था कि कहीं सुहानी का भी वही हाल न हो जो सृष्टि का हुआ था। युवराज जानता था कि सुहानी की सेफ्टी के लिए उसका और सुहानी का एक दूसरे से दूर रहना ही ठीक है। वो किसी भी हालत में सुहानी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। युवराज की आंखों से नींद पूरी तरह से जा चुकी थी। वो सुहानी के पास से उठकर अपनी खाट पर लेट जाता है और यही सब सोचते हुए उसकी पूरी रात निकल जाती है। अगली सुबह जब सुहानी की नींद खुलती है तो आंखें खोलते ही उसकी नजरें युवराज को ढूंढती हैं। युवराज कमरे में नहीं था। सुहानी उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। युवराज घर के बाहर बैठा बाबा से बातें कर रहा था। सुहानी को वहां देखकर बाबा उससे कहते हैं, अब कैसी हो बेटा? सुहानी कहती है, ठीक हूँ बाबा। सुहानी फिर से युवराज को देखती है जो इस वक्त कहीं और देख रहा था। सुहानी काफी देर तक वहां बैठे बाबा से बातें करती है, लेकिन युवराज उसे एक नजर भी नहीं देखता। युवराज को इस तरह से बिहेव करते देख सुहानी समझ जाती है कि युवराज उसे इग्नोर कर रहा है। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। युवराज ने आज पूरा दिन सुहानी को इग्नोर किया था। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से सुहानी खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। रात हो चुकी थी। युवराज अब तक घर नहीं आया था। सुहानी काफी देर तक उसका इंतजार करती है, लेकिन जब युवराज नहीं आता तो सुहानी खुद उसे ढूंढने निकल जाती है। सुहानी युवराज को ढूंढते हुए एक नदी के किनारे पहुंचती है और देखती है कि युवराज वहां बैठा था। युवराज सुहानी को देखकर उससे अपनी नजरें फेर लेता है। सुहानी एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, आज डरना नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। वो चलकर युवराज के पास जाती है और कहती है, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। युवराज नदी को देखते हुए कहता है, कहो। सुहानी को युवराज का ऐसा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? युवराज कहता है, नहीं। सुहानी चिढ़कर कहती है, युवराज सर, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? युवराज कुछ देर तक खामोश रहता है और फिर वो उठकर सुहानी के सामने खड़ा हो जाता है। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, तुम मेरी स्टूडेंट हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करूं। सुहानी कहती है, युवराज सर, मैं वो। युवराज सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे आगे कहने से रोक देता है और कहता है, तुम मेरी स्टूडेंट हो, बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। युवराज के बर्ताव से सुहानी हर्ट हो रही थी और उसकी आंखें नम हो गई थीं, लेकिन सुहानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो खुद को मजबूत दिखाते हुए कहती है, युवराज सर, मैं अपनी हद में ही हूँ। मैंने आपसे सिर्फ वही कहा जो मैं आपके लिए महसूस करती हूँ। युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं,
और वो सुहानी की आंखों में देखकर उसे वार्निंग देते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो वरना मर जाओगी। सुहानी भी युवराज की आंखों में देखकर जवाब देती है, मुझे इसका कोई डर नहीं है। युवराज सुहानी के दोनों बाह पकड़कर उसे अपने करीब ले आता है और गुस्से में कहता है, लेकिन मुझे है। सुहानी कहती है, क्यों? आपको मेरे जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है? युवराज एक झटके में सुहानी का हाथ छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन सुहानी उसके सामने जाकर उसे रोकते हुए कहती है, युवराज सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको मेरे सवालों को जवाब देना होगा। ऐसी क्या बात है जो हर वक्त आपको परेशान करती है? क्यों आप खुद को पूरी दुनिया से अलग रखती हैं? ऐसी क्या वजह है कि पूरे हिमाचल के सबसे पावरफुल इंसान की आंखों में हर वक्त मुझे एक डर दिखाई देता है? सुहानी की बात सुनकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो सुहानी की बाह पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, क्योंकि इतने दिनों से जिस श्रापित इंसान को तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। युवराज का ये राज जानकर कैसा होगा सुहानी का रिएक्शन? क्या है युवराज की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। युवराज की कन्फेशन से वहां बिल्कुल खामोशी छा गई थी। सुहानी युवराज की गिरफ्त में उसकी बेहद करीब थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। युवराज सुहानी की आंखों में झांकते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सच जानने के बाद उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आज सुहानी की आंखें बिल्कुल शांत थीं। वो बिना किसी भाव के बस युवराज को देख रही थी। कुछ देर बाद सुहानी युवराज से कहती है, मैं जानती हूँ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज दंग रह जाता है और उसकी पकड़ सुहानी पर थोड़ी लूज हो जाती है। युवराज सुहानी को सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है? युवराज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात सुहानी पहले से जानती है। इतने सालों में कभी भी किसी को युवराज पर शक नहीं हुआ था। इस वक्त युवराज के मन में दो सवाल आ रहे थे। पहला सवाल ये कि सुहानी ये बात कैसे जानती है, और दूसरा सवाल कि ये जानकर भी सुहानी उससे प्यार कैसे कर सकती है। युवराज को लगता था कि जब सुहानी को ये बात पता चलेगी तो वो शॉक्ड रह जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। फिलहाल युवराज को सुहानी से अपने दूसरे सवाल का जवाब चाहिए था। वो खुद को संभालते हुए कहता है, ये जानते हुए कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, शिमला में इतने लोगों की मौत की वजह मैं हूँ, तो मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? सुहानी जवाब देती है, युवराज सर, आप मॉन्स्टर नहीं हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं जो उस साए के जाल में फंस चुके हैं। आपने हमेशा मुझे मुसीबत से बचाया है। आपने सृष्टि की मदद करने की कोशिश की। आप बुरे इंसान नहीं हो सकते। सुहानी की हर बात से युवराज की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी उसे इतने अच्छे से कैसे जान सकती है। सुहानी का हर जवाब युवराज के लिए उससे दूर रहना मुश्किल करता जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सुहानी को अपनी बाहों में ले ले और फिर कभी उसे खुद से दूर जाने ना दे, लेकिन युवराज ये अच्छे से जानता था कि अब उसकी जिंदगी किसी और के हाथों में है। वो सुहानी के करीब जाकर उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। सुहानी से दूर रहने में ही उसे उन दोनों की भलाई लग रही थी। सुहानी के मन में अभी भी कई सवाल थे जिसका जवाब वो युवराज से जानना चाहती थी। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, मैं जानती हूँ कि ये सब कब शुरू हुआ। युवराज सुहानी के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन वो जानता था
कि जब तक सुहानी को अपने सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठेगी, और शायद अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो फिर से अपनी जान खतरे में डाल देगी। इसलिए युवराज सुहानी को सब कुछ बताने का डिसीजन लेता है। युवराज एक गहरी सांस लेता है, सब कुछ बताने का डिसीजन लेता है। युवराज एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ये सब जब शुरू हुआ था तब मैं सिर्फ 10 साल का था। पहले हमारे पास ये पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था। मुझे बस इतना याद है कि एक रात डैड मुझे उस विशिंग वेल के पास लेकर गए थे। उस रात शायद वहाँ कोई पूजा थी। जब हम दोनों विशिंग वेल के पास पहुंचे तो वहाँ एक अजीब से दिखने वाली औरत हवन कुंड के सामने बैठी थी। वो मंत्र पढ़ते हुए उस हवन कुंड में आहुति दे रही थी। डैड मुझे लेकर उस हवन कुंड की दूसरी तरफ बैठ गए। जब उस औरत की पूजा पूरी हो गई तो वो मेरे पास आई। उसने उस हवन कुंड की आग से एक कटार को गर्म किया और उस कटार से मेरी कलाई पर ये निशान बना दिया। उसके ऐसे करते ही वो साया उस विशिंग वेल से बाहर आ गया। उस औरत ने मेरा इस्तेमाल करके उस साये को आज़ाद कर दिया और मुझे हमेशा के लिए उसके साथ जोड़ दिया। इसके बाद हर रात वो साया मुझे दिखने लगा और शहर में मौतें शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी मॉम की मेंटल कंडीशन खराब होने लगी और डैड का बिजनेस चलने लगा। डैड ने काफी कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लिया। युवराज की सारी बातें सुनकर सुहानी शॉक्ड रह गई थी। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, तो क्या आपके डैड ने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए आपको उस साये को सौंप दिया? युवराज जवाब देता है, मुझे नहीं लगता डैड ने ऐसा किया होगा। वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते थे। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वजह क्या थी ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उस दिन शायद ऐसा कुछ हुआ था जो मैं नहीं समझ पाया। तब मैं बहुत छोटा था। सुहानी को युवराज की बात सुनकर उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो युवराज से कहती है, क्या आपको डर नहीं लगता? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, लगता था, तब मैं सिर्फ 10 साल का था। शुरू के कुछ सालों में वो साया हर वक्त मेरे साथ होता था, लेकिन वक्त के साथ ये डर भी खत्म होता गया। मैंने परेशान होकर कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मरने भी नहीं दिया। मेरी मॉम अभी भी शिमला में उसी के साए में है। मैं चाहकर भी उससे भाग नहीं सकता। सुहानी इस वक्त युवराज की तकलीफ को महसूस कर पा रही थी। वो समझ रही थी कि युवराज ने बचपन से क्या कुछ नहीं सहा होगा। उसे युवराज से हमदर्दी हो रही थी। सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, युवराज सर, हम मिलकर आपको उस साए से आजाद कर लेंगे। सुहानी की ये बात सुनकर युवराज, जो अब तक शांत था, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो गुस्से में सुहानी से कहता है, मैंने तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बताया कि तुम ये सब जानने के पागलपन में अपनी जान खतरे में न डाल लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी जिंदगी उस साये की हो चुकी है। मुझसे दूर रहो, वरना वो साया तुम्हें भी मार देगा। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी भी गुस्से से कहती है, लेकिन क्यों? वो आपको छोड़ क्यों नहीं देता? क्या मिलेगा उसको आपसे? हाँ, आप ही क्यों? युवराज सुहानी के इतने सारे सवालों का कोई जवाब नहीं देता। वो जानता था कि इससे ज्यादा सुहानी को कुछ बताने का मतलब उसकी जान को खतरे में डालना है, जो युवराज कभी नहीं चाहता था। युवराज आगे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और सुहानी वहीं बैठी रह जाती है। रात को डिनर के बाद सुहानी बाबा के साथ बैठे हुए बातें कर रही थी। तभी युवराज बाबा के पास आकर कहता है, बाबा, रोड अब साफ हो चुकी है। कल सुबह 8 बजे बस आ जाएगी।
कल हमें निकलना होगा। ये सुनकर बाबा और सुहानी दोनों उदास हो जाते हैं। बाबा युवराज से कहते हैं, बेटा 1-2 दिन और रुक जाओ। जब से तुम दोनों आए हो हमें बहुत अच्छा लगने लगा है। हमारे बच्चे तो काम करने के लिए शहर चले गए हैं, वो कभी कभी यहाँ आते हैं। तुम दोनों के यहाँ रहने से हमें अपने बच्चों की कमी महसूस नहीं हो रही है। इसी बीच अम्मा भी आकर कहती हैं, हाँ बेटा 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। युवराज उन दोनों से कहता है, मेरी मॉम शिमला में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे उनके लिए जल्द से जल्द घर जाना होगा। ये सुनकर बाबा और अम्मा उन्हें और रुकने के लिए नहीं कह पाते। युवराज और सुहानी के जाने की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उदास तो सुहानी थी। वो अभी और कुछ दिन युवराज के साथ उस गांव में रहना चाहती थी। सुहानी से अलग युवराज जितना जल्दी हो सके वहां से जाना चाहता था। उसे डर था कि अगर वो और कुछ दिन सुहानी के साथ वहां रहा तो वो खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाएगा। अगले दिन सुबह होते ही युवराज और सुहानी बस से शिमला के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब उनके फोन का नेटवर्क आता है तब युवराज बाकी के स्टूडेंट्स को कॉल करके शिमला वापस आने का इंस्ट्रक्शन देता है। निशा और विवेक भी सुहानी से बात करके चैन की सांस लेते हैं। निशा और विवेक भी लैंडस्लाइड की वजह से पास के ही एक गांव में फंस गए थे। वो भी मनाली नहीं जा पाए थे। सुहानी और युवराज बस से वापस शिमला आ रहे थे। युवराज आज भी सुहानी से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। वो सुहानी को दिखाना चाहता था कि उसके मन में सुहानी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सुहानी भी अब इस बात से कन्विंस हो चुकी थी कि युवराज उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो युवराज को उस साए से आजाद करना चाहती थी। कई घंटे से बस चल रही थी और रास्ते में ही रात होने लगी थी। तभी अचानक से वो बस रुक जाती है। बस के रुकने से सभी पैसेंजर्स कंडक्टर से पूछते हैं, अरे भैया क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? कंडक्टर बस से बाहर निकलता है और फिर वापस आकर सभी से कहता है, बस का टायर पंचर हो गया है। उस सुनसान रास्ते में ऐसे बस का टायर पंचर होने से सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। कंडक्टर ड्राइवर से बात करने के बाद सभी से कहता है, आप सभी घबराइए नहीं, बस आधे घंटे में टायर रिपेयर हो जाएगी। रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सुनसान रोड, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई। हर तरफ अंधेरा, घना जंगल। ये सब किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सभी पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए थे। बाहर जाना तो दूर, किसी की खिड़की से बाहर देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुहानी भी खामोशी से अपनी सीट पर बैठे कुछ सोच रही थी, लेकिन युवराज उसके साथ नहीं बैठा था। वो बस के बाहर खाई के किनारे खड़ा उस खतरनाक नजारे को देख रहा था। सुहानी अभी भी युवराज और उस साए के बारे में सोच रही थी। यही सोचते हुए अचानक उसके मन में एक और सवाल आता है। उसे पता था कि शिमला पहुंचने के बाद वो युवराज से बात भी नहीं कर पाएगी, इसलिए उस सवाल का जवाब लेने के लिए सुहानी बस से बाहर निकलती है और युवराज के पास चली जाती है। युवराज खाई को देखते हुए बहुत रूडली कहता है, अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। लेकिन सुहानी भी कहाँ मानने वाली थी। वो युवराज से कहती है, युवराज सर, बस एक लास्ट सवाल, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। युवराज इरिटेट होकर कहता है, पूछो। सुहानी कहती है, मैंने सुना है कि सिर्फ वो श्रापित इंसान जो कि आप हो उस साए को फिर से कैद या मुक्त कर सकता है। ये कैसे किया जा सकता है? और अगर ऐसा किया जा सकता है तो अब तक आपने किया क्यों नहीं?
युवराज उस खाई को ही देखते हुए कहता है, क्या तुम उसे फिर से कैद करना चाहती हो? सुहानी फौरन हाँ कह देती है। युवराज कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसे कैद करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। अगर तुम वो कर सकती हो तो कर देना। सुहानी कहती है, आप बस मुझे रास्ता बताइए, मैं वो जरूर करूंगी। युवराज कहता है, अगर तुम उस साय को कैद करना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, लेकिन वो काम लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो साया तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। मैंने खुद कई बार ये करने की कोशिश की, पर उसने हमेशा मुझे रोक लिया। सुहानी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, वो कौन सा काम है, मैं जरूर करूंगी। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, उस साय को कैद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। मेरे मरते ही वो साया फिर से उस विशिंग वेल में कैद हो जाएगा। ये कहकर युवराज वापस बस के अंदर चला जाता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी की धड़कन जैसे रुक सी जाती